आपका मैट्रिक बोर्ड एग्जाम फरवरी में 17 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। तो ऐसे में अंतिम समय में अंतिम गेस प्रश्न का क्लास लगातार इस चैनल पे जारी है। तो आज चलिए हम लोग साइंस से महत्वपूर्ण 40 गेस प्रश्न, वैसे प्रश्न जो इस साल के आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में साइंस के पेपर में प्रथम या द्वितीय पाली में देखने को मिल सकते हैं, उन प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो चलिए इस माध्यम से अगर ये सभी प्रश्न का उत्तर आपको मालूम होगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा। आप जानते हैं रिवीजन में ही अच्छा डिवीजन छुपा हुआ है, तो रिवीजन आपको करते रहना है। उसके साथ अगर आपको इन सभी प्रश्न पे कहीं पे भी डाउट होगा तो आप याद करके जाइएगा, क्योंकि सबसे गेस प्रश्न की हम लोग क्लास करने जा रहे हैं। और चूंकि ये प्रश्न सभी गेस है और आने वाले बोर्ड एग्जाम के प्रश्न पत्र के जैसा तैयार किया गया, तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी सब्जेक्ट से प्रश्न देखने को मिलेगा, और अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम में। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न आएगा, उत्तर दीजिएगा, और नहीं मालूम होगा तो याद करते चलेगा। मैंने बता दिया कि अंतिम समय है, तो अंतिम गेस प्रश्न की हम लोग क्लास करने जा रहे हैं। कभी भी क्लास को देखिए, प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, नहीं मालूम होगा तो रट जरूर लीजिएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हमारा पहला जो प्रश्न है, ठीक है, ये देखिए पहला जो प्रश्न है, यहाँ पे है प्रश्न, करेक्ट, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। अब ध्यान से समझिएगा, ना कि सिर्फ प्रश्न का उत्तर बल्कि इसके आसपास जो प्रश्न आए वो भी हम लोग समझेंगे। जैसे ये प्रश्न में आपको डिटेल में समझा रहा हूं, आप ये समझ लिए तो इससे कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा काल्पनिक और वास्तविक प्रतिबिंब से, आज के बाद आपसे गलत नहीं होगा। और उसके साथ साथ 2 अंकीय प्रश्न भी पूछता है कि काल्पनिक और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर बताइए, तो वो भी यहां से आप लिख सकते हैं। आप जानते हैं प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है, एक जो यहाँ पे कहा है काल्पनिक प्रतिबिंब, ध्यान से समझेंगे इस बात को, यहां से आज से प्रतिबिंब से कोई भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक। और एक हमारा इसे हम लोग बोलते हैं एक और नाम से आभासी प्रतिबिंब, इसे बोलते हैं। अच्छा, और दूसरा हमारा होता है वास्तविक प्रतिबिंब। क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। 2 तरीका के प्रतिबिंब हम लोग पढ़ते हैं। अब काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। जो अंतर आए तो इस दोनों को लिखकर बीच में लाइन खींचकर ये बात लिख देंगे तो आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये किरणों के काल्पनिक कटान से बनेगा, मतलब कि ऐसा प्रतीत होता है कि किरणें वहां पे काट रही है, तो काल्पनिक कटान से बनेगा। अच्छा, और उसी तरह एक किससे बनेगा, तो ये बनता है किरणों के वास्तविक कटान से। किससे बनता है? वास्तव, मतलब वास्तव पे जहां पे एक काटे, तो वास्तविक कटान से। अच्छा, ये जो बनता है आपका काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? ये सीधा होता है, ये सीधा होता है। सीधा होगा तो इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, मतलब इसे पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, तो इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अच्छा, और ये जब ये सीधा बनेगा तो ये कैसा बनता है? तो ये बनता है अपना उल्टा, ये बनेगा उल्टा, और इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा। अच्छा, एक और चीज है, ये जो होता ये बनता है दर्पण के कहां बनता है? पीछे, दर्पण के पीछे ये बनता है। अच्छा, और ये बनता है दर्पण के सामने। कहां बनता है? दर्पण के सामने। अब ध्यान से समझिए, अब काल्पनिक और वास्तविक प्रतिबिंब का जो गुण होता है मैंने बता दिया, और अंतर पूछे तो यहां से आप अंतर भी लिख सकते हैं। अब पूछा कि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा, मतलब कि कैसा होता है, तो हमने अभी चर्चा किया कि काल्पनिक प्रतिबिंब किरणों के काल्पनिक कटान से सीधा बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, और इसे पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये कैसा आंसर होगा? सीधा। हमेशा कैसा बनता है? सीधा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है। अब एग्जाम में वही प्रश्न वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ पे पूछे, तब हम कहते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से उल्टा और दर्पण के सामने बनता है, और इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, तब क्या होता है? उल्टा आंसर होता है। तो अब समझिए, प्रतिबिंब से कोई भी प्रश्न आ जाए, वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव परिभाषा पूछ ले, आपसे गलत होगा? नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न आपने ध्यान से समझा। अब देखिएगा यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न है, कह रहा है प्रश्न आपसे, यहाँ पे देखिए ध्यान से, कह रहा है प्रश्न कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। आवर्धन जिसे हम लोग m से सूचित करते हैं, मैग्निफिकेशन m, ये क्या होता है और किसमें पूछा है? अवतल लेंस में। देखिए आवर्धन जो होता है, आवर्धन मैं आपसे कहूं कि आवर्धन कैसे निकालते हैं, m कैसे निकालते हैं, तो आवर्धन बराबर होता है आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई। क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है। ध्यान से समझिएगा एक एक चीज, और बटा में बिंब की ऊंचाई, बटा में बिंब की ऊंचाई। अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 है तो ये अपना h1 होता है m, तो h2 बटा h1। अच्छा, इसे हम लोग बोलते हैं h2, तो v बटा u हो जाएगा, या h2 बटा h1। और ये क्या होता है? मात्रक विहीन होता है, यूनिट लेस होता है,
ये क्या होता है, यूनिटलेस, मतलब कि मात्रक विहीन होगा, मतलब इसका कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होता। ये भी प्रश्न पूछा गया है कई बार कि आपके मतलब कि आवर्धन का मात्रक बताइए, ऐसा ही मात्रक, तो आवर्धन का मात्रक क्या होगा, मात्रक विहीन, यूनिटलेस होता है। अब इसका सही उत्तर, अब यहाँ पे अवतल लेंस की बात हो रहा है तो v बटा u होगा ही। ऐसे भी देखे तो एक ही ऑप्शन में अवतल लेंस है तो माइनस में होगा, तो माइनस v बटा में u, अर्थात कि ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए u बटा v होगा, नहीं होगा, u गुने v होगा, नहीं, u प्लस v भी नहीं होगा, तो ऑप्शन डी सही उत्तर। तो पूरा अपने आवर्धन को लेकर समझा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज ध्यान से समझते चलिएगा। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है आपसे। यहाँ पे प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। इलेक्ट्रिक पावर को रिप्रेजेंट कौन पद, मतलब किससे जो है विद्युत शक्ति हम लोग नहीं ज्ञात कर सकते हैं। अब विद्युत शक्ति क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, विद्युत शक्ति, ध्यान से चीजें समझिएगा। तो विद्युत शक्ति होता है कि एक सेकेंड में किसी विद्युतीय उपकरण द्वारा उपभुक्त विद्युत ऊर्जा, मतलब कि एक सेकंड में कोई भी विद्युतीय उपकरण में, तो कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस है तो कितना मतलब कि ऊर्जा उसमें उपयुक्त हो रहा है, तो वही क्या उसका शक्ति है, विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर है। और इसे हम लोग पी से सूचित करते हैं, और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई यूनिट होता है वाट ना, बिल्कुल वाट होता है, ठीक है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, वाट। तो एक सेकंड में किसी विद्युतीय उपकरण द्वारा उपयुक्त विद्युत ऊर्जा को उस उपकरण की क्या बोलते हैं, विद्युतीय शक्ति, और इसे हम लोग पी से सूचित करते हैं, इसका एसआई मात्रक वाट होता है। अब देखिए जो पी निकालना हो, मतलब विद्युत शक्ति निकालना हो, तो किससे किससे हम लोग निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे आई स्क्वायर आर से निकालते हैं, वी आई से भी निकालते हैं, वी स्क्वायर, लेकिन आई आर स्क्वायर से नहीं निकालते हैं, इसलिए ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। बाकी ये सब भी प्रश्न आएगा तो आप जवाब दे पाएंगे। चलिए आगे बढ़ें, तो तीसरा का ऑप्शन भी आना चाहिए था, सही विद्यार्थी उत्तर देते चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा, चौथा नंबर प्रश्न, काफी शानदार सा प्रश्न है, अब आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, चौथा नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 550 एचएम है, 220 वोल्ट के स्रोत से लेने वाली विद्युत धारा का मान होगा। अच्छा यहाँ पे देखिए 55 है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, सिर्फ 55 ओम है, ये ओम मतलब कि ओम लिखा है, मतलब इस तरह साइन भी दे देंगे, तो ये 55 है, नहीं कि 550 जैसा हम लोग पढ़े थे, नहीं, ये 55 यहाँ पे देख रहे हैं ना, 55 यहाँ पे ओम है। तो इसका जो है आपका 220 वोल्ट, इसमें तो विद्युत धारा का मान, मतलब आई का मान आपसे पूछ रहा है कि आई बराबर क्या होगा। अब इसके लिए आपको ओम का नियम का नॉलेज होना चाहिए। ओम का नियम सबसे महत्वपूर्ण है, आप जानते हैं ओम का नियम। तो ओम के नियम से हम लोग क्या देखते हैं, जो विभवांतर होता है भी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, मतलब विद्युत धारा के। तो इसको हटाने के लिए हम लोग नियतांक लेते हैं, तो V बराबर आर आई, जहां आर क्या है, किसी भी मतलब कि चालक का प्रतिरोध है, या आई बराबर क्या हो जाएगा सर, V बटा आर। तो ये ओम के नियम से जो आई बराबर V बटा आर फॉर्मूला, मतलब एक गुना में था तो इधर भाग में मिलता है, इसी से हम लोग आई का मान निकालेंगे। तो V हमारा विभवांतर, विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है, तो ये दिया है यहाँ पे 220 वोल्ट। अच्छा यहां पे देखिएगा तो आपका जो R है रेजिस्टेंस वो कितना है, 55 है, यहां पे देख लीजिए 55 ओम है, तो 55 ओम हो जाएगा। अब कटा देंगे 55 से, तो ये 5 चौका में 20 और आपका फिर 5 चौका में 20, 44, 5 चौका में 20 और 5 चौका 20 2 22 4 होगा, सॉरी 4 क्या हो जाएगा आपका एम्पियर, क्योंकि ये मतलब कि एम्पियर में ही आता है, तो 4 एम्पियर हो जाएगा। मतलब विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या है, एम्पियर है। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया, 4 एम्पियर। फार्मूला क्या था, ये था आई बराबर V बटा आर, कहां से आया था, ओम के नियम से। चलिए आगे बढ़ जाए, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है आपसे यहां पे देखिएगा कि निम्नलिखित में से, ध्यान से देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। 5 नंबर प्रश्न, तो कौन नहीं है जीव द्रव्यमान, मतलब जीव द्रव्यमान मतलब बायोमास एनर्जी का कौन सोर्स नहीं है, तो बायोमास एनर्जी सोर्स का कौन एग्जांपल नहीं है, ये प्रश्न पूछा है। तो कौन नहीं होगा, नाभिकीय ऊर्जा होगा ना, ये बायोमास एनर्जी नहीं, तो नाभिक के विखंडन से प्राप्त होता है, तो बोवर टाइप प्रश्न, ऑप्शन सी यहां पे है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 6ठा नंबर देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन, यहां पे देखेंगे अर्धचालक नहीं है। तो आप जानते हैं सिलिकॉन जर्मेनियम अर्धचालक है, लेकिन पारा अर्धचालक है नहीं है, तो ऑप्शन सी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, बहुआ टाइप प्रश्न, इसमें क्या समझना है, जहां पे थ्योरी का यूज था मैंने डिटेल में समझाया, ये तो टंगस्टन का बना होता है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे 8 नंबर। क्या कह रहा है आपसे 8 नंबर प्रश्न कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो सिल्वर क्लोराइड जो होता है AgCl, इसका रंग कैसा होता है, श्वेत होता है, व्हाइट। यहां पे देख लीजिए लिखा गया है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा यहां पे देखिए 9 नंबर प्रश्न है, कह रहा है आपसे 9 नंबर प्रश्न, यहां पे मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ कर दूं। तो बेकिंग पाउडर का मॉलिक्यूलर फार्मूला बताइए, मतलब आणविक सूत्र। अच्छा यहाँ पे टाइपिंग में मैं देख रहा हूं कि ऑप्शन वगैरह छूट गया है, आप सीधे भी ऐसे कमेंट कर सकते हैं आपको। तो ये दो चीजें जो है, एक तो बेकिंग पाउडर, यहाँ पे बेकिंग पाउडर, अच्छा एक हमारा और होता है क्या आपका, तो एक होता है वॉशिंग पाउडर, मतलब वॉशिंग सोडा, बेकिंग पाउडर। ये होता है खाने वाला सोडा, ये है खाने वाला सोडा, पूछा है आपसे। अच्छा एक और होता है वॉशिंग सोडा, मतलब कि आपका धावन सोडा जिसे हम लोग बोलते हैं, जो जिसे धोने वाला मतलब सोडा, तो धावन सोडा। अब देखिए ये पूछा है बेकिंग सोडा, यहाँ पे मतलब कि मैं क्या बोल रहा था कि यहाँ पे ऑप्शन वगैरह छूट गया प्रिंट आउट करने में। अब यहाँ पे देखिएगा मैं जो आपका टाइपिंग मिस्टेक है, तो जब भी पूछे दो से एक प्रश्न आपके प्रथम पाली द्वितीय पाली में हर एक साल पूछते, इस साल भी संभावना आएगा, तो दोनों याद रखिएगा। तो बेकिंग सोडा पूछेगा, खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र तो NaHCO3 होता है, तो याद रखिएगा वॉशिंग बेकिंग सोडा का। अच्छा वॉशिंग सोडा का आपसे पूछता, तो वॉशिंग सोडा का क्या होता है Na2CO3 10H2O, ठीक है। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं Na2CO3 10H2O, तो ये हमारा हो गया वॉशिंग सोडा। तो दोनों में से कोई भी सोडा पूछे आपसे, बेकिंग सोडा पूछे तो NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और आपसे पूछे अगर वॉशिंग सोडा तो Na2CO3 10H2, दोनों फार्मूला रट जाइएगा। चलिए आगे बढ़ जाएं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहां पे देखिएगा 11 नंबर प्रश्न है, कह रहे आपसे कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो शुद्ध सोना बहुआ टाइप प्रश्न है, आप जानते हैं 24 कैरेट का होता है, लेकिन जो गहना वगैरह बनाया जाता है वो 18 से लेकर 22 कैरेट के बीच में रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कर हीलियम गैस का रासायनिक आचरण है, मतलब कैसा तत्व है। तो हीलियम आप जानते हैं निष्क्रिय तत्व है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण है, तो ये क्या है आपका अक्रिय निष्क्रिय गैस है, नोबेल गैसेस, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा कह रहा है कि आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या, तो आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7, और वहीं पे ग्रुप पूछे मतलब कि समूह पूछे तो 18, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। यहां पे है 14 नंबर प्रश्न, करे जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा। आपसे क्या पूछा कि जल है, जल मतलब H2O है, तो कह रहा है कि हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन कुछ नहीं है तो 1 है, 2 अनुपात 1 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहे आपसे कि मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता, तो देखिए प्राथमिक उपभोक्ता मतलब कि जो पेड़ पौधे पर डिपेंड रहे उनको खाए, द्वितीयक जो उनको भी खा जाए वो तृतीयक, तो इसमें एक ही है सर्प है, तो ऑप्शन डी स्नेक सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से चीजें याद करते चलिएगा, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आप देख रहे हैं। कह रहे निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है। तो लैंगिक जनन संचारित रोग कौन सा है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, मतलब कि जो सेक्स क्रिया के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मतलब कि फैल सकता है, तो वो है आपका एड्स और गिनोरिया, तो ऑप्शन डी है एड्स और गिनोरिया। मतलब यहां पे देख रहे हैं क और ख, ए और बी बोथ, तो ये दोनों होता है, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहां पे है अगला प्रश्न, कह रहा इसमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, इंजेक्शन किसके द्वारा होता है, तो कूटपाद के द्वारा, तो ऑप्शन ए सही उत्तर। ये सभी में देखिए ज्यादा बायो में क्या चीजें फैक्ट्स रहता है वो आप याद होगा तो आंसर दे पाएंगे, नहीं याद है तो रटते चलिए, इसीलिए तो हम लोग क्लासेस कर रहे हैं, ध्यान से याद करते चलिएगा। और बाकी जहां पे फिजिक्स वगैरह केमिस्ट्री वगैरह ज्यादा कॉन्सेप्ट है तो मैं लिख लिख कर आपको चीजें समझा दे रहा हूं। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है, तो डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर साफ जल में रहता है, फ्रेश वाटर में, तो ऑप्शन ए सही उत्तर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहां पे
अच्छा, आप लोग चाहते हैं कि अगर लाइव क्लासेस, अभी तो आपको वीडियो क्लासेस के रूप में क्लास दिया जा रहा है, आप चाहते हैं कि लाइव क्लास शुरू कर दिया जाए एग्जाम तक, मतलब पूरा 17 फरवरी तक महत्वपूर्ण क्लास का। तो लाइव क्लास का टाइम आप लोग बता दीजिएगा कि कब आप लोग क्लास करने के लिए, मतलब कि आपके पास समय है, उस समय टाइम देकर, ताकि लाइव में आप लोग आंसर देते रहे तो मैं आपका कमेंट भी पढ़ता रहूं। तो वो आप बता दीजिएगा लाइव का टाइमिंग, कि आप 2-3 टाइम, मतलब कि यहाँ पे आप लोग कमेंट करेंगे, उसी हिसाब से हम लोग क्लासेस शुरू कर देंगे लाइव। करें कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग, तो 180 mm, मतलब कि 120/80 mm पर एच जी होता है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर याद रखिएगा। चलिए 20 प्रश्न हुआ, ध्यान से चीजें समझते चलिएगा। और अब अंतिम समय में हम सिर्फ गेस प्रश्न की क्लासेस करेंगे, वैसा प्रश्न जो कि इस साल सीधे सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि प्रश्न है यहाँ पे 21 नंबर। चलिए आपको अब दिखाई दे रहा है प्रश्न, यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसको मैं इधर कर दे रहा हूं। अब देखिए क्या कह रहा है प्रश्न आपसे। कह रहा है प्रश्न कि किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहां रखें। कह रहा है कि कोई भी बिंब है, इस बिंब का हमको समान आकार का प्रतिबिंब, मतलब जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना, एक कंडीशन दे दिया। तो उसको उत्तल लेंस है, कहां रखेंगे। तो उत्तल लेंस में एक ही कंडीशन होता है जहां पे वस्तु का समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, बताइए कहां पे। तो जब उसको 2f पर रखते हैं, 2f पर मतलब फोकस दूरी के दोगुने दूरी पर रखते हैं। इसमें 2f तो है नहीं सर, करेंगे इसको 2f क्या होता है, जो बढ़ते नहीं हम लोग, f बराबर r/2, मतलब कि वक्रता आपका त्रिज्या का दोगुना होगा, मतलब इतना बराबर वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या वैसे ही निकालते हैं, इसके बीच की दूरी मतलब वक्रता केंद्र पे रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला अगर 2f रहे ऑप्शन में एग्जाम में तो वहां पे वहीं ठीक कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। और जहां पे भी डाउटफुल प्रश्न है तो उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि एक अंक का सवाल है। और मान लीजिए 80 प्रश्न है, आपने क्लियर मानता है कि हाँ 2f पर रखेंगे, 2f ऑप्शन में नहीं आ रहा तो आगे बढ़िए। जब प्रश्न आपका 80 में से 40 ही बनाना है एग्जाम में, तो इसलिए तो छोड़ने के लिए विकल्प मिला है अपने को। हाँ जब नहीं पूछता तब उस पर हम लोग रिस्क लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। करें कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो अभी जो मैं बता रहा था कि f बराबर हम लोग सिद्ध करते हैं r/2, तो r बराबर 2f मतलब फोकस दूरी के दोगुना होगा, तो 2 है और 10 सेंटीमीटर है, तो कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, अर्थात कि ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर। कह रहे आपसे कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। अब यहीं पे एक और प्रश्न है, कह रहे कि एक कूलम्ब आवेश में कितने प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन कुछ भी पूछे तो 6.25 × 10⁻18 होता है, एक कूलम्ब आवेश में पूछा है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर। देखिए कह रहे आपसे कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। तो आप जानते हैं यूरेनियम वगैरह का जो कण होता है उसके नाभिक पर बमबारी करा के हम लोग नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो क्या आवश्यक है, यूरेनियम। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहे कि टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। टंगस्टन जो है किस ताप पर पिघलेगा। तो 3400 शायद 80 ऐसे ही कुछ करके होता है, 3300-3400 के बीच में, तो लगभग में चले तो 3500 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन सी सही उत्तर याद रखेंगे। 27 नंबर अपना प्रश्न है कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत, तो आप जानते हैं क्या होगा, सूर्य होगा। ऑप्शन सी सही उत्तर है। आगे बढ़ जाएंगे, ध्यान से चीजें उत्तर दीजिए, और नहीं मालूम है तो रटते चले, क्योंकि आप देख रहे हैं सभी प्रश्न महत्वपूर्ण जो है वही गेस प्रश्न मैं आपके लिए चुन चुन कर लेकर आया हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है आपसे कि समीकरण इतना जो है ये किस प्रकार की अभिक्रिया, मतलब क्या कह रहा है कि CaCO3 है आपका, ये ऊष्मा मतलब आपके हीट के इफेक्ट में ये टूट रहा है। किस में टूट रहा है, तो CaOS और प्लस में CO2 में। तो जब एक आपका अभिकारक है और ये टूटकर एक से अधिक प्रतिफल बना रहा है, तो इसे ही तो हम लोग बोलते हैं कि आपका वियोजन अभिक्रिया है, विखंडन अभिक्रिया है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। और वहीं पे एक से अधिक अभिकारक रहते और मिलकर एक प्रतिफल बनाते, तब हम क्या कहते हैं कि ये कॉम्बिनेशन है, मतलब संयोजन हो रहा है। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहां पे देखिएगा आपका ये प्रश्न था 29 नंबर। कह रहा है आपसे कि ऑक्सीजन गैस के, ठीक है, ऑक्सीजन गैस के
एक अणु और दो परमाणु के बीच कितना आबंध बनता है? तो आप जानते हैं एक अणु और दो परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड मतलब दो आबंध बनता है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा आपके 39 नंबर प्रश्न का। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न है, क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होगा? तो 7 से अधिक। ये पीएच जो स्केल होता है इसमें 7 आपका उदासीन होता है। 7 क्या होता है? उदासीन होता है। अच्छा, 7 से जैसे ही आगे हम लोग बढ़ते हैं ये सभी जो क्षारीय होंगे, और 7 से जैसे जैसे हम लोग कम आएंगे तो ये हमारा क्या हो जाता है? अम्लीय। ठीक, तो 7 से कम अम्लीय, 3 से कम भी अम्लीय, 5 से कम, 7 से अधिक क्या होगा? क्षारीय हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है आपसे कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो अधातु की बात हो रहा है तो ब्रोमीन। कौन सा धातु है? ब्रोमीन है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है आपसे यहां पे ये रहा 32 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि एसिटिलीन के एक अणु के 2 कार्बन के बीच में कितने आबंध पाए जाते हैं? तो 3 आबंध पाए जाते हैं एसिटिलीन के एक अणु के 2 कार्बन के बीच में। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सी सही उत्तर। ये सभी प्रीवियस ईयर पेपर से प्रश्न है। कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा एरोमेटिक मतलब कि कौन सुगंधित हाइड्रोकार्बन है? तो बेंजीन C6H6 कहां पे है? ऑप्शन ए पे। तो ऑप्शन ए याद रखिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है प्रश्न आपसे कि लाल तप्त लोहा पर जल वाष्प प्रवाहित करने से कौन सा यौगिक बनेगा? तो लाल तप्त लोहा पर जब जल वाष्प प्रवाहित करते हैं तो Fe3O4 बनता है। Fe3O4 बनता है, बिल्कुल। कहां पे है? तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट है, तो यहाँ पे देखिए Fe3O4 यही बनेगा। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर। बायो से अब प्रश्न मिल रहा है, देखिएगा ध्यान से। कह रहा है कि फूल में नर प्रजनन अंग, तो फूल का जो नर प्रजनन अंग पुंकेसर बोलते हैं, और जो मादा प्रजनन उसे स्त्री केसर बोलते हैं। तो पुंकेसर यहाँ पे दिया है, तो सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है अंडाणु कहां पे निषेचित होता है? तो फैलोपियन ट्यूब में मतलब फैलोपियन नलिका में निषेचित होता है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? बाइसेक्सुअल। तो केंचुआ कौन है? केंचुआ है, अर्थवर्म है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ये सभी प्रश्न तो आपके जबान पे रहना चाहिए, जैसे ही प्रश्न है आपको उत्तर कमेंट कर देना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन भूमिगत जल है? अंडरग्राउंड वाटर का एग्जांपल कौन? तो कुआं है, उसी को खुदाई करेंगे तो अंदर से भूमिगत जल निकलता है। तो कुआं कहां पे है? ऑप्शन बी पे, वेल। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहे हैं आपसे कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑक्सीडेशन है, मतलब उपचयन है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो उसे ही हम लोग बोलते हैं सिनेप्स। जो दो तंत्रिका कोशिका के बीच खाली स्थान होता है उसे बोलते हैं सिनेप्स। तो ऑप्शन बी सही उत्तर, याद रखिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ जरूर बताइएगा कि 40 में से आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ। और जो लाइव क्लासेस का टाइमिंग था वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और बाकी आगे किस सब्जेक्ट का क्लास आते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए इन सभी प्रश्नों को रिवीजन करके याद कर लीजिए। बाकी क्लासेस जारी है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।